तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान का इतिहास का चैप्टर नंबर 1। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान 3 भागों में बटी हुई है: इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र। भूगोल का चैप्टर हमने ये कंप्लीट कर लिया है। आज हम इतिहास का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये कम से कम 1 या 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। मैं इसको पढ़ने से पहले आपको बता देती हूँ कि ये चैप्टर किस चीज़ के ऊपर है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि कई सालों 100 साल पहले ये हुआ था, ये राजा रहते थे, हम कहानियाँ सुनते हैं, तो हम लोग कैसे पता लगता है कि इतने साल पहले क्या हुआ था। ये चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि इतने साल पहले की घटना हम आज कैसे समझ पाते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखिए इसको पढ़ते हैं। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक कुर्सी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ। मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग पढ़ते हैं 100 साल पहले, हज़ारों सालों पहले क्या हुआ था, पर ऐसे कोई कैसे जान सकता है। इसी के बारे में हम आज इस चैप्टर में पता लगाने वाले हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या अखबार पढ़ सकते हो। रेडियो सुन सकते हैं हम टीवी पर हम न्यूज़ सुन सकते हैं कल क्या हुआ था, और अखबार भी पढ़ सकते हैं। साथ ही जानने के लिए पहले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ सकते हो जिसको उसकी स्मृति हो। हम अपने बड़ों से पूछते हैं कि पिछले साल क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उनको इस चीज़ की स्मृति होती है। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। मतलब बहुत सालों पहले क्या हुआ था, हज़ारों सालों पहले क्या हुआ था, इसकी स्मृति किसी को नहीं होती, तो हम इसको कैसे जान सकते हैं। अतीत के बारे में क्या हम जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। आज हम लोग पक्के घरों में रहते हैं। पिछले ज़माने में क्या पता लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, किसी को कुछ नहीं पता था क्या खाते थे। इस चैप्टर में हम थोड़ी सी समरी लेंगे, उसके बाद आगे के चैप्टर में हम इनको समझते जाएंगे। आखिर हम शिकारियों से ही बोलते हैं। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकार या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। आजकल हम क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्या उस समय में ये चीज़ें उपलब्ध थी। पता लगाएंगे उपलब्ध थी, नहीं थी। उस समय पे ये ज़्यादातर चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। उस समय में ये लोग पुराने ही खेल खेला करते थे, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पता लगाएंगे। कौन सी कहानियाँ सुना करते थे। आज हम कहानियाँ सुनते हैं, क्या उसी तरह की वो कहानियाँ सुनते थे। कौन सी नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। टीवियों का आविष्कार तो अभी हुआ है, पिछले समय में टीवियाँ नहीं होती थी। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। इसको हम अभी लगाएंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। कई वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। आपको पता है कि पिछले ज़माने के लोग ज़्यादातर कहाँ रहते थे। लोग ज़्यादातर रहते थे नदियों के किनारे, क्योंकि पानी की इतनी व्यवस्था नहीं थी। उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ती थी, तो पानी वह नदियों से ही ले लिया करते थे अपनी कृषि के लिए, पशुओं के लिए, पीने के लिए। इस वजह से ज़्यादातर जो नगर विकसित हुए, सभ्यताएं विकसित हुई, वो सारी नदियों के किनारे ही विकसित हुई थी। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल क्षमता से परिचित थे। मतलब कुछ लोग जो नए वहाँ आए थे, उनको जंगलों के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन जो पुराने लोग थे उन्हें जंगलों के बारे में सब कुछ पता था। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पाद यही से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। वे अपने भोजन किससे पूर्ति करते थे। वे अपने भोजन की जड़ खाते थे, फूल खाते थे, पत्तियां खाते थे और जानवरों को शिकार करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथल पहाड़ियों का पता लगाओ। पहले हम देखो नर्मदा नदी का और
सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों का पता लगाते हैं, फिर उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। देखिए ये रही हमारी नर्मदा नदी और ये रही हमारी सुलेमान एवं किरथरी पहाड़ियाँ। ये रही किरथर, ये रही सुलेमान, ये रही हमारी नर्मदा नदी। हमने इन तीनों का पता लगा लिया। पढ़ते हैं आगे। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष में सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसल को उपजाना प्रारंभ किया। याद रखना, अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे पहले इतिहास में कौन सी फसल उगाई गई थी, तो जौ या फिर गेहूं, यही दो फसलें पहले उगाई गई थी। और जो कृषि का आरंभ हुआ था वो कहाँ से हुआ था? सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों की में जो लोग रहते थे वहाँ से कृषि का आरंभ हुआ। लगभग 8000 वर्ष पहले उन्होंने भेड़ बकरी, गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया। ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में घोरों तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। घोरों तथा, देखो ये रही घोरों पहाड़ियाँ, और कौन सी है? मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। मध्य भारत में ये देख सकते हैं आप, घोरों पहाड़ियाँ ये रहीं और विंध्य पहाड़ियाँ ये रहीं। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। याद रखना, अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया था, तो आप कह सकते हैं विंध्य पहाड़ियों में जो सभ्यता रहती थी वहाँ उपजाया गया था, मतलब विंध्य पहाड़ी के उत्तर में। चलिए आगे चलते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। ये देखते हैं हम सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ। ये है सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ उसे कहते हैं, सहायक नदियों से मिलकर एक नदी बनती है। देखो ये रही, देखो ये सभी नदियाँ आकर सिंधु नदी में मिल रही हैं। झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। हमने सहायक नदियों का पता लगा लिया। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सहायक नदियों का पता लगाओ। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। मैंने अभी आपको बताया था, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदी में मिल जाती हैं, या फिर उनसे सहायक नदियों से मिलकर एक नदी का निर्माण होता है, आप ये भी कह सकते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। इन्हीं नदियों के किनारे मैंने आपको बताया था कि सभ्यता, जितनी भी सभ्यताएं थी वो सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही फली फूली थी, क्योंकि हमें उस समय पानी की आवश्यकता होती थी। पानी के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी को ले जाया जा सके। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अभी देखते हैं, पहले हम इसको पढ़ते हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल के मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में जो मगध राज्य था वो अभी फिलहाल में शायद बिहार में है, इसमें लिखा है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। इसके जो शासक थे उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य की स्थापना करी थी। लोगों ने सदैव महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। उस समय हमारे जैसी वाहन नहीं होते थे, जैसे हम आजकल कार में जाते हैं, बस में जाते हैं, और हमारे पास बाइक भी होती है, हम उनसे जाते हैं। पर उस समय में ये वाहन नहीं हुआ करते थे। वो जो भी यात्रा करते थे या तो पैदल करते थे या फिर जानवरों के ऊपर करते थे, तो जो उनकी यात्रा बहुत ही जोखिम भरी हो जाती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, फिर भी वो उस चीज़ को असंभव नहीं मानते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे।
एक स्थान से दूसरे स्थान लोग किस वजह से जाया करते थे? या तो उनको काम की आवश्यकता होती थी, या फिर कुछ प्राकृतिक आपदाएं जैसे तूफान आ गया, घर वर टूट गए उनके, इस वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। और कुछ भोजन की तलाश में जाते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। जो व्यापारी होते थे वो मूल्यवान वस्तुओं को लेकर जाते थे, क्योंकि उनको बेचनी होती थी वो वस्तुएं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते थे। और जो लोग होते थे उनके पास कुछ रहता नहीं था, तो वो व्यापार की तलाश में जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा एवं सलाह देते हुए गांव से दूसरे गांव तक जाते थे। जो धार्मिक लोग होते थे वो शिक्षा दिया करते थे, वो शिक्षा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। जैसे कि आज हमारे यहाँ कुछ और भाषा बोली जाती है, किसी और जगह कुछ और भाषा बोली जाती है, तो ऐसे की जानकारी प्राप्त करने के लिए उनको जानकारी बढ़ती थी, तो उत्सुकता के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। याद रखिएगा, मैंने जो हाईलाइट कर रखे हैं इस वीडियो में, जो वर्ड्स हाईलाइटेड्स हैं उनको आपको नोट करते जाना है। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं हम आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वत की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नथिंग इज इम्पॉसिबल। उन लोगों ने भी ऐसा किया था। वे पर्वत को भी ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर की तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन पकाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे से विचार को अपनाते रहे हैं। देश के नाम, हमारा देश का नाम कैसे पड़ा? आपको किसी को पता है? हम जानेंगे हमारे देश का नाम कैसे पड़ा। कई सभ्यताएं हमारे देश में आई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। हमारे देश का नाम हम लोग इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं अपने देश को। कैसे पड़ा हमारे देश का नाम, हम आज देखते हैं। अपने देश के लिए प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। हाँ, करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द किससे निकला है? याद रखना, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको आपको नोट करते चलना है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। सिंधु सभ्यता हुआ करती थी पहले समय में। अपनी एटलस में ईरान एवं यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और एवं यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेशों को इंडिया कहा। जो पहले ईरानी जो लोग आए थे, यूनान से जो लोग आए थे, उन्होंने सिंधु को ही हिंदोस कहा और इंडोस कहा, और वहाँ की जो भूमि थी उसे इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। पहले समय में जो उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे, जो उनका समूह रहता था, उनके लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। ये जो हमारी भारत के नाम का जो इतिहास है, इसका हमें जो पूरा उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं,
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऐसे ही 4 वेद होते हैं। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। हमारे देश का नाम है आज भारत। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत की लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। हाँ, आज हम पुस्तकों से पढ़कर ही तो जानकारी लेते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। याद रखना, जो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती हैं उन्हें पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी की पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द के मैन्यू, पांडुलिपियों को इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है, जो कि शब्द मैन्यू जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। मैन्यू माने हाथ। पांडुलिपियाँ हाथ से लिखी जाती हैं। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाली भुर्ज नामक पेड़ों की छाल से विशेषकर तरीकों से तैयार की जाती थी। याद रखना, पांडुलिपियाँ किससे बनाई जाती थी? आपसे कोई पूछता है पांडुलिपियाँ किससे बनाई जाती थी, तो ताड़पत्रों की छाल से बनाई जाती थी। ये ऐसी होती हैं आपकी पांडुलिपियाँ की एक पांडुलिपि है जो कि छाल से बनाई गई है। ये इस पर ये लिखे हुए हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी हैं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। पहले के ज़माने में जो पांडुलिपियाँ लिखी जाती थीं वो विद्वानों के द्वारा ही लिखी जाती थीं। या तो वो राजमहलों में रखी जाती थी या मंदिरों में ही रखी जाती थी। आम जो लोग थे उनके घरों पर पांडुलिपियाँ नहीं पाई जाती थी, क्योंकि ये पैसों से लिखी जाती थी। आम लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो अपने बारे में लिखवा सकें। इसी वजह से हम पिछले ज़माने के लोगों के बारे में इतना कुछ नहीं जानते हैं जितना कि हम पिछले समय के राजाओं के बारे में जानते हैं, क्योंकि वह अपने बारे में पांडुलिपियाँ लिखवाया करते थे। ज़्यादातर राजा अपने बारे में पत्थरों पर लिखवाया करते थे, क्योंकि पांडुलिपियों को कीड़े नष्ट कर सकते हैं, पत्थरों को कीड़े नष्ट नहीं कर सकते। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहार और राजाओं के जीवन, औषधीय या विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा की गई है। आप देख सकते हैं कि धार्मिक मान्यता मतलब जो उस समय के जो पंडित होते थे, मतलब उस समय के जो गुरु होते थे, उनको जानकारी होती थी तो वो लिख सकते थे। आम जनता नहीं लिख सकती थी, क्योंकि उनको लिखना ही नहीं आता था, और वो अगर किसी से लिखवाते भी तो पैसा लगता था, तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता था। राजाओं के जीवन के बारे में, क्योंकि राजा तो लिखवा सकते थे। औषधियों के बारे में उस समय की जो औषधि जो लोग रहते थे उस समय उनको जानकारी हो सकती थी। उस समय वही लोग लिख सकते थे जो लिखना जानते हैं अथवा जिनके पास पैसा है। लिखना जानते हैं वो तो अपने लिए, स्वयं के लिए लिख सकते हैं, एवं जो लिखना नहीं जानते वो कैसे लिख सकते हैं? उनके पास पैसा भी नहीं होता था। आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। प्राकृतिक भाषा उसे कहते हैं जो हम लोग बोलते हैं, उसको प्राकृतिक भाषा कहते हैं। तमिल भाषा होती है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। देख सकते हैं आप, शासक करवाते थे पत्थरों पर, मैंने अभी आपको बताया था। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा तथा रानियां सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। अन्य स्त्री पुरुष उनको लिखना आता होगा या फिर उन्होंने ही ये चीज़ लिखी होगी, इस वजह से उन्होंने अपना विवरण किया है। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। पिछले समय में जो शासक होते थे वो जिन लड़ाइयों में जीतते थे उनका लेखा जोखा रखते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने से क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? पत्थरों पर लिखना बहुत ही कठिन होता है। आज के समय में तो मशीन है, पिछले समय में कोई मशीन नहीं होती थी, हाथों से ही लिखा जाता था।
इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं को अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते थे। याद रखना, पुरातत्वविद किन्हें कहते हैं? वे व्यक्ति जो पुराने समय की वस्तुओं को पढ़ते हैं एवं उनके बारे में जानकारी रखते हैं, पुरातत्वविद कहलाते हैं। पुरातत्वविद पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र तथा मूर्तियाँ का अध्ययन करते हैं। ये देख सकते हैं पुराने समय की बर्तन है, ये पुराने समय का। ये भी कुछ है, पता नहीं क्या है, ये पढ़ते हैं। ये क्या लिखा है? बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। ये एक पात्र है, प्राचीन नगर में पाया गया है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है। ये एक सिक्का है, ये पात्र है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व किया जाता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्के कैसे बने हैं? हमारे आज के समय में सिक्के ऐसे नहीं होते हैं, गोल होते हैं और चांदी के नहीं होते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। इनमें जो वस्तुएं होती हैं, कुछ उनमें से पकी मिट्टी की बनी होती थी, कुछ धातु की, कुछ पत्थर की। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले थे। ये जो तत्व थे वो जल्दी नष्ट नहीं होते थे। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते थे। इनसे उन्हें यह जानने की मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। मतलब जो पुरातत्वविद होते हैं वो ये ढूंढते हैं पिछले समय में जो अनाज था, जो हड्डियां थी, जिसकी वजह से ये पता लगाया जा सके कि पिछले समय में लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते हैं? इसका आंसर हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आगे बढ़ते रहिए एवं बढ़ते रहिए। धन्यवाद।